इतिहास में न जाने कितनी ही कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो हमें हैरान कर देती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं। ऐसी एक कहानी है प्राचीन मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के उस महान पुस्तकालय की। हाँ, जिसके बारे में कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार था। बिल्कुल। और फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज हम इसी ऐतिहासिक पहेली की गहराइयों में उतरेंगे, है ना? जी बिल्कुल। हमारे पास इस पे एक छोटा सा लेख है और कोशिश करेंगे कि इसमें से जरूरी बातें निकालें। ये वाकई एक ऐसा विषय है, मतलब सदियों से लोगों ने इसके बारे में सोचा है, कल्पना की है। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो प्राचीन दुनिया की बौद्धिक महत्वाकांक्षा का, आप कह सकती हैं, शिखर था। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि दुनिया भर का सारा लिखा हुआ ज्ञान वो एक जगह जमा हो सके। और ये बात है कब की? ईसा से लगभग 3 सदी पहले। अलेक्जेंड्रिया को ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर बनाने का सपना देखा था। और ये सपना सिर्फ सपना नहीं रहा। लेख में जिक्र है कि लाखों दस्तावेज थे वहां। लाखों। ये आंकड़ा तो आज भी चौंकाता है, नहीं? बिल्कुल चौंकाता है। हम सुनते हैं लाखों स्क्रोल, पर इसका असली मतलब समझना जरूरी है। ये ज्यादातर पेपायरस के रोल थे या चर्मपत्र पर लिखी पांडुलिपियां थीं। मतलब हाथ से लिखी किताबें। हाँ, हाथ से लिखी हुई। और इनमें सिर्फ मिस्र का नहीं, बल्कि यूनान, रोम और शायद और भी दूर की सभ्यताओं का ज्ञान था। अच्छा। बिल्कुल। और बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, मतलब बात उस ज्ञान की विविधता और गहराई की थी जो वहां मौजूद था। लेख बताता है कि ये सिर्फ एक कलेक्शन नहीं था, बल्कि एक एक्टिव रिसर्च सेंटर था। उसे म्यूजियम कहते थे। म्यूजियम? हाँ, यानी म्यूज का मंदिर एक तरह से। दुनिया भर से विद्वान आते थे वहां, रहते थे, रिसर्च करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। कमाल है। उस माहौल की कल्पना कीजिए जरा। गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भूगोल वेत्ता, चिकित्सक, कवि, दार्शनिक, सब एक जगह। तो ये उस जमाने का सबसे बड़ा, क्या कहें, थिंक टैंक या यूनिवर्सिटी जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। लेख में गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, दर्शन जैसे विषयों का जिक्र तो है। क्या स्रोत हमें कुछ खास उदाहरण देता है कि वहां कैसा काम होता था? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। जैसे माना जाता है कि यूक्लिड, जिन्हें हम ज्यामिति का पिता कहते हैं, हाँ, यूक्लिड, उन्होंने शायद वहीं काम किया और पढ़ाया। इसी तरह एरेटोस्थेनीस का नाम आता है। एरेटोस्थेनीस, जिन्होंने पृथ्वी की परिधि नापी थी। बिल्कुल। और वो भी कितनी सटीकता से। सोचिए, उस जमाने में बिना आधुनिक उपकरणों के, सिर्फ गणित, तारों को देखकर और तर्क के बल पर। अद्भुत। ये सबूत है कि वहां सिर्फ पुरानी जानकारी जमा नहीं होती थी, बल्कि नया ज्ञान भी बन रहा था। और विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का ये जो संगम था, इससे यकीनन नई खोजों को प्रेरणा मिलती होगी। ये संगम वाली बात बड़ी दिलचस्प है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ सब कुछ शांति से चल रहा था या विचारों का टकराव भी होता होगा, बहसें होती होंगी? क्योंकि जब इतने अलग अलग विचार एक जगह आते हैं तो टकराव तो होता ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताता है, लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है। ज्ञान का विकास अक्सर बहस और असहमति से ही आगे बढ़ता है। सही कहा। तो ये संभव है कि अलग अलग दार्शनिक स्कूलों में या वैज्ञानिक सिद्धांतों पर जोरदार बहसें होती होंगी। शायद अरस्तू के विचारों पर चर्चा होती होगी, प्लेटो के दर्शन पर मंथन होता होगा। चिकित्सा पद्धतियों पर भी? हाँ बिल्कुल, चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों पर वाद विवाद होता होगा। ये टकराव भी उस जगह की बौद्धिक ऊर्जा का हिस्सा रहा होगा। ज्ञान सिर्फ सहमति से नहीं, बल्कि एक स्वस्थ असहमति से भी आगे बढ़ता है। और एक कहानी मैंने सुनी है कि वहां दस्तावेज इकट्ठा करने का जुनून इतना ज्यादा था, हाँ, कि अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर कोई भी जहाज आता था तो उसकी तलाशी ली जाती थी और उसमें जो भी किताबें मिलती थीं, उनकी नकल बनाकर असली वाली पुस्तकालय में रख लेते थे। क्या स्रोत कुछ ऐसा कहता है? स्रोत सीधे तौर पर तो इस कहानी की पुष्टि नहीं करता, पर ये कहानी पुस्तकालय की महत्वाकांक्षा को जरूर दर्शाती है। मतलब दुनिया के हर कोने से ज्ञान हासिल करने की वो जो जबरदस्त इच्छा थी। टॉलेमी शासकों का लक्ष्य एकदम साफ था, अलेक्जेंड्रिया को ज्ञान की राजधानी बनाना। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये जुनूनी था जिसने इतने बड़े कलेक्शन को मुमकिन बनाया। तो एक तरफ ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र फल फूल रहा था, दुनिया भर के विद्वान आ रहे थे, नई खोजें हो रही थीं। लेकिन फिर जैसा कि हम जानते हैं, ये सब खत्म हो गया। लेख तो सीधे कहता है कि युद्ध और आग की घटनाओं ने इसे नष्ट कर दिया। ये हुआ कैसे?
क्या स्रोत किसी एक घटना को जिम्मेदार ठहराता है? यहीं पर मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। सच तो ये है कि पुस्तकालय का विनाश शायद किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि कई सदियों में हुई अलग अलग घटनाओं और धीरे धीरे हुए पतन का नतीजा था। हमारा लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। इतिहास में कई विलेन बताए जाते हैं। कभी जूलियस सीजर के मिस्र अभियान के दौरान लगी आग, हाँ, 48 ईसा पूर्व वाली। जी। कभी सम्राट ऑरेलियन के समय हुए संघर्ष, वो 3री सदी ईस्वी में। फिर 4th सदी में ईसाई धर्माधिकारियों के आदेश पर हुए हमले, और आखिर में 7वीं सदी में अरबों द्वारा मिस्र विजय। बाप रे, मतलब कई सदियों तक ये चलता रहा, कोई एक स्पष्ट जवाब नहीं है। हाँ, कोई एक कटन राय जवाब नहीं है, और शायद यही सच के ज्यादा करीब है। संभव है कि हर घटना ने पुस्तकालय को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाया हो। सीजर के समय लगी आग ने शायद बंदरगाह के पास रखे कुछ दस्तावेज जला दिए हों। बाद के गृह युद्धों और धार्मिक संघर्षों ने मुख्य इमारत और बचे हुए संग्रह को निशाना बनाया हो। फिर समय के साथ रख रखाव में कमी आई होगी, पैसों की कमी हुई होगी, राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल गई होंगी। हाँ, ये सब भी होता है। तो एक नाटकीय अंत के बजाय ये एक धीमी दर्दनाक मौत ज्यादा लगती है, जो कई सदियों तक चली। स्रोत हमें किसी एक पर दोष डालने के बजाय इस क्रमिक पतन की तस्वीर दिखाता है। कारण चाहे जो भी रहा हो, नतीजा तो विनाशकारी था। लेख इस बात पर जोर देता है कि ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी है। लेकिन ये क्षति मतलब कितनी बड़ी थी, हम किन चीजों के खोने की बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कागज या पपायरस का जलना नहीं था, ये उन विचारों का, उन खोजों का, उन कहानियों, उन दृष्टिकोणों का हमेशा के लिए खो जाना था, जो उन दस्तावेजों में बंद थे। सोचिए, प्राचीन दुनिया के कितने नाटक, कितनी कविताएं, इतिहास के ग्रंथ, वैज्ञानिक सिद्धांत, चिकित्सा पद्धतियां, दार्शनिक विचार, कितने ही हमेशा के लिए गायब हो गए होंगे। क्या पता अरस्तु के कुछ खोए हुए ग्रंथ वहां हों। बिल्कुल हो सकते हैं, या किसी ऐसे गणितज्ञ का काम जिसका नाम भी हम आज नहीं जानते। तो क्या इसका असर हमारी सभ्यता की प्रगति पर भी पड़ा? लेख तो यही कह रहा है। निश्चित रूप से पड़ा। देखिए, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है ना? एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। हाँ। जब ज्ञान की इतनी बड़ी कड़ी टूट जाती है तो प्रगति में बाधा आती है। हमें नहीं पता कि उन खोए हुए ग्रंथों में किन बीमारियों के इलाज के संकेत थे, किन खगोलीय पिंडों की जानकारी थी, या समाज और शासन चलाने के कौन से बेहतर मॉडल सुझाए गए थे। सही बात है। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इस पुस्तकालय के विनाश और पश्चिमी दुनिया में ज्ञान के पतन के बीच, जिसे कभी कभी डार्क एजेस या अंधकार युग कहते हैं, हाँ, उसके बीच एक संबंध हो सकता है। हालांकि ये बहस का विषय है, पर यह दिखाता है कि नुकसान कितना गहरा था। हमें बहुत कुछ फिर से खोजना पड़ा, और शायद कुछ ऐसा भी था जो हमेशा के लिए खो गया। और यहीं पर लेख वो दिलचस्प सवाल उठाता है कि अगर ये पुस्तकालय बच गया होता तो क्या आज हम वाकई हजारों साल आगे होते? ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है। ये एक बहुत आकर्षक परिकल्पना है। हालांकि इतिहास अगर मगर से नहीं चलता, ये तो हम जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सवाल हमें उस नुकसान के पैमाने को महसूस करने में मदद जरूर करता है। क्या विज्ञान की क्रांति सदियों पहले हो जाती? क्या भाप इंजन या दूसरी तकनीकें बहुत पहले आ जाती? कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, पर यह निश्चित है कि उस ज्ञान के भंडार तक हमारी पहुंच होती तो मानव समझ का विकास अलग होता, शायद तेज होता। विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान का वो जो मिश्रण था, यूनानी तर्क, मिस्री इंजीनियरिंग, बैबिलोनियन खगोल विज्ञान, न जाने किन नए इनोवेशंस को जन्म देता। इसका नष्ट होना सिर्फ अतीत का नुकसान नहीं था, ये एक संभावित भविष्य का भी नुकसान था। और ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान का ही नुकसान नहीं था, है ना? जैसा आपने पहले कहा, यहाँ हर तरह का ज्ञान था। तो क्या प्रैक्टिकल ज्ञान जैसे इंजीनियरिंग, कृषि या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें भी खो गईं? बहुत संभव है। प्राचीन दुनिया में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अद्भुत उदाहरण हैं। पिरामिड, मंदिर, जल प्रणालियां, सही कहा। इन सब के पीछे जरूर कोई गहरा ज्ञान और तकनीक रही होगी, जिसका बहुत सा लिखित ब्यौरा शायद अलेक्जेंड्रिया में मौजूद हो। इसी तरह कृषि तकनीकें, धातु विज्ञान या नाव चलाने से जुड़ा ज्ञान भी हो सकता है। हाँ, ये सब भी तो जरूरी था। बिल्कुल। इनका खोना सीधे सीधे जीवन स्तर और तकनीकी विकास को प्रभावित कर सकता था। ये सिर्फ दार्शनिकों और कवियों का नुकसान नहीं था, ये पूरी सभ्यता की सामूहिक बुद्धि का नुकसान था। ये पूरी चर्चा इस बात पर रोशनी डालती है कि ज्ञान कितना नाजुक हो सकता है।
एक तरफ इतनी मेहनत से उसे इकट्ठा किया गया और दूसरी तरफ युद्ध, आग या बस नजरअंदाजी ने उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज के लिए भी एक सबक देता है। आज हमारे पास डिजिटल तकनीक है, क्लाउड स्टोरेज है, सब कुछ है, लेकिन क्या हमारा ज्ञान पूरी तरह सुरक्षित है? ये भी सोचने वाली बात है। डेटा लॉस, टेक्नोलॉजी का पुराना पड़ जाना, गलत सूचना का फैलना, जानकारी तक सबकी पहुंच ना होना, ये आज के खतरे हैं। अलेक्जेंड्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से बचाना, उसे साझा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ सरकारों या संस्थानों की ही नहीं, ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय सिर्फ कुछ इमारतें और दस्तावेज नहीं था। वो मानव जिज्ञासा का, ज्ञान की प्यास का और अलग-अलग संस्कृतियों के एक साथ आने की शक्ति का प्रतीक था। हाँ। उसका धीरे धीरे खत्म होना और अंत में पूरी तरह नष्ट हो जाना, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदियों में से एक है, जिसके असर को शायद हम पूरी तरह कभी समझ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, वो आखिरी सवाल, वो अनुत्तरित ही रहता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी चमत्कार से वो पुस्तकालय और उसका ज्ञान आज हमारे पास होता तो हमारी दुनिया कैसी होती? हमारी समझ, हमारी तकनीक, हमारा समाज कितना अलग होता? हम उन खोए हुए विचारों से क्या सीख सकते थे? कौन सी गलतियां करने से बच सकते थे? कल्पना करना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, पर ये सवाल हमें ज्ञान के अनमोल होने का और उसे सहेज कर रखने की हमारी जिम्मेदारी का हमेशा एहसास दिलाता रहेगा।